जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार अगर पेट 2023 में आप सभी को बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप लोग इस जीएस की क्लास से लगातार जुड़े रहिएगा। क्योंकि देखिएगा, जीएस जो है उसका अकेले पेट में 100 में से 50 नंबर का वेटेज है। 50 क्वेश्चन केवल और केवल जीएस के आएंगे। तो जिसने जीएस पर अपनी पकड़ बना ली, जिसने जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर लिए, समझो वो पेट का टॉपर हो गया। तो आप लोग जो है, हमने आज जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो हम लोग अपनी क्लास की ना देरी करते हुए आज से ही पेट के लिए अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। आप लोग जो है वो लगातार जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इतना कंटेंट दिया जाएगा हिंदी और जीएस। तो हिंदी आप लोगों की 15 की है और जीएस 50 की है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं 50 और 15, ठीक है। 65 नंबर का मैं आप लोगों को इस क्लास से कराऊंगा और 65 में से आप लोग आराम से 55 प्लस नंबर लाने की पूरे प्रयास में रहेंगे, ठीक है। लगातार जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को अलग से मिल जाएगी और सभी क्लासेस करते रहिएगा। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं कि द्रुपद मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? अयोध्या, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आगरा। देखिएगा, ये क्लासेस यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी काम आएंगी और पेट में भी काम आएंगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में द्रुपद मेला जो है वो कहाँ पर लगता है बेटा? तो वाराणसी में लगता है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अयोध्या में कौन कौन सा लगता है बेटा? तो अयोध्या में परिक्रमा मेला लगता है। कौन सा है? परिक्रमा मेला है, ठीक है। अयोध्या में ही श्रावण झूला मेला है। इसके साथ में ही यहीं पर जो है वो रामनवमी, ठीक है। मिर्ज़ापुर में कौन सा मनाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में जो है कजरी महोत्सव मनाया जाता है और नवरात्रि मेला मनाया जाता है, ठीक है। आगरा में तो शायद कल ही बताए थे, सुलह-कुल उत्सव, सुलह-कुल उत्सव। यहीं पर जो है वो क्या मनाया जाता है? राम बारात मेला मनाया जाता है। और कौन सा? कैलाश मेला, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? लखीमपुर खीरी, भदोही, चंदौली या गाजीपुर? बताइएगा। उत्तर प्रदेश में जो है वो चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? सही आंसर दूसरे प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा कहा जाता है लखीमपुर खीरी को। किसको? लखीमपुर खीरी को कहा जाता है, ठीक है। भदोही जो है इसको कालीन शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीन, या इसी को हम लोग कहते हैं कारपेट सिटी। ऐसे याद रखिएगा, कारपेट सिटी के नाम से जानते हैं। चंदौली जो है इसको हम लोग उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहते हैं, चावल का कटोरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा, ये यूपी से ही रिलेटेड हैं सारे, ठीक है। और जो गाजीपुर है ये गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है। और गाजीपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई या नोएडा? बताइएगा। तो देखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन जो है वो 10 मई 2020 को किया गया था और इसका उद्घाटन जो था वो राष्ट्रपति उद्घाटन जो था वो प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, एवं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने किया था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, इसका मतलब ये दक्षिण कोरिया की ही कोई कंपनी होगी जो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री बना रही है। आंसर हो जाएगा नोएडा में। कहाँ बन रही है? नोएडा के अंदर बन रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि सांडी पक्षी विहार एक रामसर स्थल है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो आप लोग आंसर करिएगा तब तक।
रामसर समझौता कब हुआ बेटा? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान में एक रामसर समझौता होता है, जिसका कब होता है? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत में कुल कितनी रामसर स्थल हैं? तो 75 हैं। कितने हैं बेटा? कुल 75 रामसर स्थल हैं, जिनमें से यूपी में जो हैं वो 10 रामसर स्थल हैं, जिनमें से सांडी पश्चिम बिहार जो है वो हरदोई में स्थित है। मैनपुरी में कौन सा है? तो मैनपुरी में समन पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा बेटा? समन पक्षी अभ्यारण्य है। नवाबगंज में कौन सा है? सॉरी, उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। और रायबरेली में कौन सा है बेटा? तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, सारे याद रखिएगा अच्छे से। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश वो सॉरी भारत में रामसर स्थल कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है कि निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा? बताइएगा। 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के। लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी। ठीक है, कालीबंगा, घग्गर नदी और रावी नदी के तट पर कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की बेटा? दयाराम साहनी ने की। ठीक है, इसके साथ में ही यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ बताइएगा। तो मजदूरों का आवास मिला है। क्या मिला है? मजदूरों का साक्ष्य क्या मिले हैं? मजदूरों का आवास मिला है। कांसे का दर्पण मिला है। क्या मिला है? कांस्य दर्पण मिला है। विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार मिला है। यहीं पर उर्वरता की देवी की मोहर मिली है। उर्वरता की देवी की मोहर मिली है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर खरगोश का चित्र मिला है और शिव की मूर्ति भी मिली है। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। 6ठा प्रश्न है कि निम्न में से किसके शासनकाल में गांधार कला एवं मथुरा कला का विकास हुआ? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या स्कंदगुप्त? बताइएगा। 6ठे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, गांधार कला और मथुरा कला का जो विकास है बेटा वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बुद्ध की जो गौतम बुद्ध थे ना, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति और बुद्ध की पहली मूर्ति, सर्वप्रथम मूर्ति, देखिएगा पेट में यही सब है। मौर्य मतलब मौर्य पूछा है, इसके साथ में गौतम बुद्ध के बारे में है, हड़प्पा सभ्यता है, यही सब चीज़ें हैं। तो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो है बेटा वो किस कला में है? गांधार कला में है। और बुद्ध की पहली मूर्ति जो थी वो मथुरा कला में बनाई गई थी। किस में? मथुरा कला में बनाई गई थी। कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था और इसने कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था। किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। इसी के समय में क्या होता है? चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है? चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? मतलब कांग्रेस जो थी वो 2 भागों में बट गई थी, गरम दल एवं नरम दल। तो बेटा कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा। बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी
वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी घोष थे। इसके साथ में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसमें अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इसके साथ में जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर। कौन किए थे? बिशन नारायण धर किए थे। जिनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जो सूरत अधिवेशन था 1907 का, इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसमें विलय हो गया था, तो लखनऊ अधिवेशन में जो था वो कांग्रेस फिर से एक हो गई थी। कलकत्ता अधिवेशन जो था इसमें राष्ट्रगान गाया गया था। क्या गया था? राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या मिला बच्चा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े। 8वां प्रश्न है कि कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है? नील नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी और मिशोरी नदी, नर्मदा नदी। बताइएगा कौन सी नदी जो है वो पंजाकार डेल्टा बनाती है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए 8वें प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। इतने प्रश्न मिलेंगे ना आप लोगों को, थोड़ा समय दीजिएगा। हिंदी की भी क्लास इसी में शुरू करेंगे, तब तक आप लोग हिंदी की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्रश्न जो होगा इन परीक्षाओं से बाहर नहीं जाएगा, इन क्लासेस से। अब आप ये मत कहिएगा कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये है वो है। मैं सच बता रहा हूँ, कंटेंट में इतनी मेहनत करूँगा इतने, क्योंकि आप लोग अगर लगातार जुड़े होंगे तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि प्रश्नों का स्तर किस तरीके का रहता है। ठीक है, तो बेटा कौन सी नदी जो है पंजाकार डेल्टा बनाती है? वो मिसिसिपी और मिशोरी नदी है। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। नील नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चापाकार डेल्टा बनाती है। कैसा बनाती है? चापाकार डेल्टा बनाती है। और नर्मदा नदी कैसी है? तो बेटा नर्मदा नदी जो है वो ज्वरांतमुख है। ठीक है, इसके साथ में ज्वरंतमुख जो है वो एक और नदी बनाती है जिसका नाम क्या है? ताप्ती नदी। ठीक है, ये 2 नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, कोटोपैक्सी पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है। ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है साल्ट रेंज। पाकिस्तान की जो साल्ट रेंज है ये भी किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कोटोपैक्सी जो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, और ये कहाँ पर है बेटा? इक्वाडोर में। ठीक है, रॉकी और एंडीज पर्वतमाला जो है ये किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है, मोड़दार बलित पर्वत। और बलित पर्वत का ही उदाहरण कौन है बेटा? तो हिमालय है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े। 9वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है हमारा कि रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है मेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर, एरोपोनिक या मोरीकल्चर। बताइएगा कि रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 10वें प्रश्न का सही आंसर जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा मोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरीकल्चर कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आप लोगों का मेरीकल्चर होता है समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया, ठीक है, ये क्या कहलाती है बेटा? मेरीकल्चर कहलाती है। जो ओलेरी कल्चर होती है ये सब्जियों की व्यापारिक कृषि है। किससे संबंधित है? तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि। जमीन में उगने वाली या जमीन पर फैलने वाली जो सब्जियों की व्यापारिक कृषि होती है
उसको एलोरिकल्चर कहते हैं। जो एरोपोनिक है बेटा, इसको क्या होता है, तो जो पौधे हवा में उगाए जाते हैं, पौधों को हवा में उगाना, ये क्या कहलाएगा, एरोपोनिक कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 10वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या मिल जाएगा, तो डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है हमारा कि रंगीत परियोजना किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और मेघालय, बताइएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए 11वें प्रश्न का। बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रश्न और पूरी सारी डिटेल भी। तो रंगीत परियोजना जो है बेटा, वो रंगीत नदी पर है। किस पर है, रंगीत नदी पर है। और किस राज्य में है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में ही एक और परियोजना है जिसको कहते हैं तिस्ता परियोजना। कौन सी है, तिस्ता परियोजना है। और आप लोग समझ गए होंगे किस नदी पर होगी है, तो तिस्ता नदी पर ही होगी। पिछली बार परियोजनाओं से प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा आप लोग। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो रंगा नदी परियोजना है, और ये रंगा नदी पर ही है। ठीक है, इसके साथ में जो है अरुणाचल प्रदेश में एक और परियोजना है जिसको हम लोग कहते हैं कामेंग परियोजना। कौन सी है, कामेंग परियोजना है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे एक तो है उज परियोजना। पिछली बार जम्मू कश्मीर से ही पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, उज परियोजना है। यहीं पर जो है चुटक परियोजना है। कौन सी है, चुटक परियोजना है। इसके बाद में जो है तुलबुल परियोजना है। कौन सी है, तुलबुल परियोजना है। और यहाँ पर कौन सी है, दुलहस्ती परियोजना है। और यहीं पर चिनाब परियोजना है। सॉरी, चिनाब नहीं, सलाल। कौन सी है बेटा, सलाल परियोजना है। ये दोनों परियोजनाएं जो हैं बेटा वो चिनाब नदी पर हैं। किस नदी पर है, चिनाब नदी। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। पिछली बार पूछा गया था दुलस्ती परियोजना के बारे में। उज परियोजना जो है वो उज नदी पर है। और चुटक परियोजना जो है वो सुरू नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, बताइएगा बेटा। 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, अनुच्छेद 19 में क्या है बेटा, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके साथ में अनुच्छेद 20 में क्या है बेटा, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और प्राण व दैहिक स्वतंत्रता जो है बेटा वो अनुच्छेद 21 में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 22 जो है तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि कौन सी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी, कोंकणी, मैथिली, बताइएगा कि कौन सी भाषा जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखिएगा, भाषा हमारी जो है वो राजभाषा कहाँ पर है, भाग 17 में है। कहाँ पर है बेटा, भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। कुल कितनी भाषाएं हैं संविधान में 8वीं अनुसूची में, तो कुल 22 भाषाएं हैं। लेकिन जब मूल संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी।
और इसमें कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। ठीक। 14वां प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? बताइएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, इस दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का जो अनावरण है वो उत्तराखंड के मसूरी में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के मसूरी में किया गया है। और इसको जो है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा अनावरण किया गया। भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। महेंद्र नाथ जो पांडे हैं, इनके द्वारा इस ऐप का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय खोला गया? मेघालय, सिक्किम, नागालैंड या असम? बताइएगा। किस राज्य में जो है वो रिजर्व बैंक का उप कार्यालय खोला गया है? तो रिजर्व बैंक के बेटा गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और अभी जो है उप गवर्नर नियुक्त किए हुए हैं, डिप्टी गवर्नर, वो कौन बनाए गए हैं? तो स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, नियुक्ति में भी याद रखिएगा। और कहाँ पर उप कार्यालय खोला गया है? नागालैंड। नागालैंड में कहाँ पर? तो कोहिमा में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कल के कुछ हमारे रिवीजन वाले प्रश्न थे, आप लोग आंसर बताइएगा जल्दी से कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? तो देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ पर है बेटा? तो भाग 18 में है, मतलब आपातकाल जो है वो 18 में है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 352 के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? तो बेटा महान्यायवादी कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में ये भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता, लेकिन मत नहीं कर सकता। और इसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो बेटा कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो सतलज एवं काली नदी के मध्य कौन सा है? कुमायूं हिमालय है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय है। ठीक है, काली और तिस्ता नदी के मध्य में नेपाल हिमालय है। ठीक है, और इसके साथ में तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य में कौन सा है? तो असम हिमालय है। ठीक है, किसने किया था नदियों का वर्गीकरण? किसने किया था? हिमालय मतलब नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण सिडनी बुनार्ड ने किया। अगला प्रश्न था कि देश का प्रथम वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, कहाँ पर? टिहरी में, उत्तराखंड के टिहरी में। सही आंसर सी ऑप्शन। ठीक है। 5वां प्रश्न था कि महात्मा बुद्ध को कहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था बेटा? तो 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 7वां प्रश्न था कि निम्न में से किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मैंने बताया था खिलजी वंश का राजा था। कौन था? मुबारक खिलजी, जो कि 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जिसकी हत्या किसने कर दी थी? बुसरो खां ने। कब? 1320 ईस्वी में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, देवेंद्र नाथ ठाकुर या विलियम जोन्स? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। डी ऑप्शन आप लोगों का सही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था हमारा नमा कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया एडवर्ड टेलर ने, जे रॉबर्ट ओपेनहियर ने,
एलिसा ओटिस ने या फ्रैंक विटले ने? तो बेटा किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का। और जे रॉबर्ट ओपेनहेयर ने किसका किया था बेटा? तो परमाणु बम का। किसको किया था? परमाणु बम। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न था कि चट्टान की आयु को ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है बेटा? तो किसका हम लोग करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 का, ट्यूमर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सप्त मातृका की प्रतिमा स्थित है बेटा, कहाँ पर है? तो मैंने बताया था कन्नौज में। कन्नौज को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो नगर महोदय श्री कहा जाता था, प्राचीन नाम यही तो था। इसके साथ में इसको क्या कहते थे? यहीं पर मैंने बताया था क्षेमकली देवी का मंदिर भी है। 12वां प्रश्न था कि ब्रह्म ज्ञान प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ से होता था, बरेली से होता था। और कौन करते थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न था कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? मैंने बताया था लगभग 700 वर्ष पहले इसका आयोजन होता था, लेकिन भारत में आक्रमणकारियों के कारण में इसका आयोजन बंद कर दिया गया। 2022 में इसको पुनर्जीवित किया गया। और ये कहाँ पर लगता है? तो त्रिवेणी कुंभ, बांसबेरिया, पश्चिम बंगाल में। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की ही तरह एक स्मारक का निर्माण अपनी मां की स्मृति में करवाया है? किसमें? तो तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में करवाया गया था। मैंने गांव का नाम भी आप लोगों को बताया था। 15वां प्रश्न था कि जूली लद्दाख कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके द्वारा जून 2023 में मनाया गया? तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? हेलो लद्दाख भी कहते हैं। और ये कहाँ पर किसने मनाया था? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब इसकी पीडीएफ के लिए जो है आप लोग @सिलेक्शन मेंटर नाम का, ठीक है, इसी नाम से जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को सर्च करिएगा। बस लास्ट में R 2 बार लगा लीजिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर इसकी पीडीएफ वगैरह आप लोगों को मिल जाएगी। लगातार क्लास होगी रात के 9 बजे, आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल रात के 9 बजे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।